गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले दिन हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट हाउ टू लर्न इंग्लिश के लिए बनाया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज से हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। और उसके साथ साथ हम जो है डेली लगभग 5 से 10 वोकेबलरी सीखेंगे, जो बिगिनिंग में जो शुरुआत में होंगी वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमारे घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं, उनसे संबंधित होंगी। और धीरे धीरे करके हम इनका लेवल बढ़ाएंगे, जो हमारे एकेडमिक लेवल पे जो है अच्छे तरीके से काम पर आ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में हम जो है कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में मेनली सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस, उसके बाद समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन टेंस, आफ्टर दैट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, then direct and indirect speeches। तो जो इंग्लिश के जो हमारे ग्रामर के जो मोटे तौर पर जो टॉपिक होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसके अंदर ऑलरेडी 8 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। इसका जो विभाजन है 8 भागों में किया गया है। तो इनको हम ग्रेजुअली, इनका कंपोजिशन, इनका यूजेस और इनका जो है इफ़िशिएंट तरीके से दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करना है, इसको हम समझेंगे। तो ये था ग्रामेटिकल पोर्शन। अब जब हम सेकेंड पार्ट पे चलेंगे, वो ग्रामर का ही भाग है लेकिन इससे थोड़ा सा हटकर होगा। और ये सब समझने के बाद, इतने टॉपिक समझने के बाद ही हम उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमको बहुत ही धैर्यता के साथ धीरे धीरे पढ़ना है। तो जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा एनालिसिस, कंपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। राइट। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो मेनली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, then complex sentence। तो इनके थ्रू सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हम स्टडी करेंगे वो मेनली एनालिसिस ऑफ द क्लॉज होगा। हम यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के जो क्लॉजेस हैं उनका अध्ययन करेंगे और सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलना है, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलना है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में और फर्दर कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे चेंज करना है। इस प्रकार से हम उनका जो सेंटेंस का है एनालिसिस करना सीखेंगे। इससे हमारी राइटिंग इफिशियंसी बढ़ती है और इसका जो
फाइनल फेज होगा वो होगा राइटिंग कंपोजिशन, राइटिंग कंपोजिशन। तो ग्रामर और वोकेबलरी को पढ़ने के बाद जो हमारी फाइनल स्टेज होगी वो होगी राइटिंग कंपोजिशन। इसमें मेनली होगा लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग। थर्ड, प्रिसाइज राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग इन द सेंस कि आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको 1/3 वर्ड्स में या हाफ वर्ड्स में, वर्ड्स लिमिट दी जाएगी, उसको प्रिसाइज करना है, छोटा करना है और उसको सार गर्भित वर्ड्स में अपने वर्ड्स का यूज करते हुए उसको सेम रूप में लिखना है, विदाउट चेंजिंग द कोर थीम ऑफ द पैसेज। और इस पर जो बेस्ड होगा वो होगा कंप्रहेंशन। तो अपना जो फाइनल विजन और फाइनल जो स्टेज है वो ये है कि राइटिंग कंपोजिशन तक पहुंचना। तो इस जहाँ तक पहुंचने के लिए और एनालिटिकल लेवल जो कि हम राइटिंग कंपोजिशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं बातों का, कि उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो है काफ़ी धैर्य और समझ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, लगातार देखें, यदि एक बार समझ में नहीं आता है तो बार बार देखें। तो इस प्रकार से आइए, जो ये है ये अपना मोटे तौर पर जो सिलेबस है, जो आने वाले दिनों में इस पर जो है वीडियो बनाई जाएंगी और आपको जो है ये सब सीखने में राइटिंग, लेटर, प्रिसाइज, एप्लीकेशन आल्सो, तो इनको जो है एनालिसिस करने में और ये सब राइटिंग करने में आपको हेल्पफुल होगा, जो कि काफ़ी एकेडमिक तौर पर भी आपको हेल्प करने वाला है। कभी आप यूपीएससी या एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो आइए आज की जो शुरुआत है वो करते हैं सेंटेंस से, और आज हम जो है ओवरऑल देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो व्हाट इज सेंटेंस? सबसे पहले हमारे सामने बात ये आती है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक द गुड सेंस, दैट इज द सेंटेंस। सेंटेंस एक्चुअली क्या होता है कि ये होता है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग दैट राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है राम, गोज क्या है? वर्ब, टू क्या है? प्रपोजिशन, और मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसका जो है कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है? ही गेव, उसने मुझे दिया, ये अधूरा सेंस है, इससे कंप्लीट सेंस निकलकर सामने नहीं आता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही गेव फ्रूट्स और फुटबॉल, व्हाट एवर ऑब्जेक्ट्स हेयर कैन कम। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स आ सकता है, अपन उसको तभी सही तरीके से सेंस उसका डिराइव कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस होता है। जनरली ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि हम हिंदी के सेंटेंस तो काफ़ी बार सुनते हैं, स्पेशली बिकॉज हिंदी इज अवर मदर टंग। ये हमारी मातृभाषा है,
हिंदी हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तमिल हो सकती है। तो मातृभाषा के जो कॉन्टेक्ट में हैं, हम जनरली डेली लाइफ में प्रतिदिन आते हैं, तो उसको समझना और उसमें जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड करना आसान होता है। बट इंग्लिश में जो है हमको काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम इसके प्रतिदिन के यूजेस में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर थ्रू द एग्जाम्पल्स आपको इन एग्जाम्पलों को जो है पढ़ करके, इन उदाहरणों को समझ करके आपको आदत जो है डालनी पड़ेगी कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और इसमें जो है वर्ब कौन सा है, प्रीपोजिशन कौन सा है। तो आइए समझते हैं कि किसी सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। तो किसी सेंटेंस को मेनली 2 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर, फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड। अब इसमें क्या है, इसमें मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। माई मदर सब्जेक्ट, माई मदर सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट है और इज कुकिंग फूड, जो सब्जेक्ट को छोड़ कर के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कलर्स आर सो ब्यूटीफुल। कलर्स आर सो ब्यूटीफुल। अब इसमें आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें मेनली जो सब्जेक्ट है वो है कलर्स, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस में जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। तो ये बन जाएगा इसका प्रेडिकेट। अब इसका जो विभाजन है, ये डिवीजन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, मेनली क्यों किया जाता है? स्टडी को आसान बनाने के लिए, और जो सब्जेक्ट और अदर पार्ट है उसका क्या रिलेशन है और उसमें कौन सी वर्ब यूज की जानी चाहिए, इस संबंध को समझने के लिए इसका डिवीजन किया जाता है। आगे आगे इसका जो है काफ़ी उपयोग समझ में आने वाला है। तो इस प्रकार से जो है कलर्स इसमें सब्जेक्ट हुआ और ब्यूटी आर सो ब्यूटीफुल इसमें प्रेडिकेट हुआ। तो यहाँ पर जो है हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझा। अब इसी के साथ समझते हैं थोड़ा एकदम सारांश में, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम उस पर बृहद लेवल पर चर्चा करेंगे, दैट इज फ्रेज और क्लॉज। तो आइए इसको ब्रीफ में समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। तो यहाँ पर समझते हैं फ्रेज। हमने अभी ये जाना कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और उसमें जो है प्रेडिकेट होता है। यदि मेन सब्जेक्ट जैसे राम गोज टू मार्केट फॉर परचेसिंग वेजिटेबल, राम गोज टू मार्केट फॉर परचेसिंग वेजिटेबल।
तो जो ये राम है ये सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट है रिमेनिंग प्रेडिकेट इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, फ्रेज। नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज क्लॉज क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट को छोड़ करके, मेन सब्जेक्ट को छोड़ करके जब उसके रिमेनिंग प्रेडिकेट में उसका खुद का सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है तो हम उसको क्लॉज कहते हैं। तो आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। They were playing cricket. They were playing cricket. Who played very well. तो यहाँ पर क्या है, जो ये मेन जो सब्जेक्ट है दे, इसको छोड़कर जो रिमेनिंग इसका प्रेडिकेट है, इसका जो है खुद का अपना जो क्या है सब्जेक्ट है। हु एक्चुअली क्या है, प्रोनाउन है, जो ये एक सब्जेक्ट की तरह प्रेडिकेट में काम कर रहा है। सो दे वर प्लेइंग क्रिकेट हु प्लेड वेरी वेल। तो इस प्रकार से हमने सारांश में जो है फ्रेज और क्लॉज को समझा। अब आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि शब्द से ही यहाँ पर अर्थ निकलता है, स्पीच का मतलब होता है, स्पीच यहाँ पे मतलब होता है भाषण, राइट। जो ये डिराइव हुआ है वो स्पीक से हुआ है, स्पीक। तो स्पीकिंग करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में या वाक्य में जिन भी वर्ड्स की ज़रूरत होती है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस लाइक children were playing kho-kho, children were playing kho-kho in the children were playing kho-kho in the playground। तो यहाँ पर जो है चिल्ड्रन जो है वर प्लेइंग खो खो इन द प्लेग्राउंड, तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं चिल्ड्रन वर प्लेइंग खो खो इन और प्लेग्राउंड। तो ये जो सेंटेंस बना हुआ है वो डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है। अब इन डिफरेंट वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो उस क्लासिफिकेशन को जो किया गया है, विभाजन किया गया है, मेनली किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको डिटेल में समझने के लिए किया गया है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली कौन कौन से भाग होते हैं और उनको ब्रीफ तरीके से समझते हैं। ब्रीफ मतलब सारांश में उनको अभी समझते हैं, फिर उन पर आगे आगे अपन जो है डिटेल में बात करेंगे और उन पर वीडियो बनाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें इसको मेनली 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडवर्ब,
5वां है एडजेक्टिव, और 6वां है कंजंक्शन, कंजंक्शन। 7वां है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसमें से मेनली नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन, तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है 8 भागों में डिवाइड किया गया है। आइए इनको ब्रीफ में समझते हैं। ये जो पार्ट्स हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए सभी पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन पर डिटेल में वीडियो तैयार की जाएगी। तो पहले समझते हैं व्हाट इज नाउन। नाउन तो किसी भी पर्टिकुलर वाक्य में या सेंटेंस में जिसके विषय में बात की जाती है उसको नाउन या संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली फेस्टिवल। तो इसमें जो बात की गई है वो किसके बारे में की गई है? इसमें जो मेनली बात की गई है वो लोगों के बारे में बात की गई है कि लोग जो है दिवाली जश्न मना रहे थे। तो यहाँ पर पीपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाउन, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच इन लोकसभा। तो जो स्पीच है वो किसके द्वारा डिलीवर की गई? दैट इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो विच इज द बेस्ट पॉलिसी, किसके बारे में बात किया जा रहा है कि जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी है? तो वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहाँ पर जो है ऑनेस्टी के बारे में बात किया जा रहा है। अब ये बात है कि जनरली हमने जो है ही, सी, इट, नेम, इसके बारे में जो है हमने ये सुना है कि ये नाउन और प्रोनाउन होते हैं, बट हाउ ऑनेस्टी? तो ऑनेस्टी क्या हुआ? तो इसके बारे में जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नाउन की परिभाषा होती है वो ये होती है कि नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स एंड पर्सन। अब थिंग्स में क्या आता है? थिंग्स में प्लेस और पर्सन्स को छोड़ करके व्हाट एवर अवेलेबल वी सी वी कैन फील, दैट इज द थिंग्स। तो यहाँ पर जो है नाउन के ऊपर स्पेशल वीडियो जो है हम कल से शुरू करेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आइए देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? हिंदी में इसको सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन
pronoun. In place of noun, the words that are used known as pronoun. हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। यहां पे हम एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। इन क्रिकेट प्लेग्राउंड, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली वर प्लेइंग द क्रिकेट। बट इन सबको नाम को जो है बार बार लेना अच्छा भी नहीं लगता है और सही तरीके से प्रोनाउंस भी नहीं होता है। तो इनके स्थान पे हम कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस जो दे है वो किसको इंगित करता है? वो कलेक्टिव तरीके से जो नाउन्स थी, जो व्यक्तियों के नाम थे, जो क्रिकेटर्स के नाम थे, उनको इसने रिप्लेस किया। फॉर एग्जाम्पल, राम रन्स डेली इन द मॉर्निंग। राम रन्स डेली इन द मॉर्निंग, बट नाउ ही इज इल। तो यहाँ पर जो ही है वो किसको डिनोट करता है? राम को। कि राम जो कि सुबह सुबह डेली दौड़ता है किंतु अभी वो बीमार है। तो यहाँ पर जो है ही डिनोट कर रहा है राम को। तो हमने जो है राम के स्थान पे जो है ही का उपयोग किया। अब जो वर्ब है, नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का, उसमें है वर्ब। तो आइए समझते हैं वर्ब क्या है। वर्ब, जो वर्ब है वो मेनली कोई भी एक्शन परफॉर्मेंस करती है। किसी सेंटेंस में जो क्रिया की जाती है वो वर्ब के द्वारा ही की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगर्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। सिंगर्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? सिंग। सिंग जो है यहाँ पे वर्ब है और आईएनजी लगाने से जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस जो है बना हुआ है। तो वर्ब, तो इस प्रकार से जो है वर्ब जो मेन काम करती है वो एक्शन परफॉर्मेंस का काम करती है। वर्ब, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेलर्स आर सेलिंग वेजिटेबल्स। राइट। तो यहाँ पे सेल जो है, सेल क्या है? बेचना। जो विक्रेता है वो सब्जियों को जो है बेच रहा है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है सेलिंग, बेचना, यहाँ पे जो है क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से हमने इसके वर्ब के फंक्शन को समझा। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है आइए इसको समझते हैं। एडवर्ब मेनली जो ये है, एड्स मीनिंग टू एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ।
एडवर्ब इटसेल्फ। तो जो एडवर्ब है उसका जो मेन फंक्शन है वो एडजेक्टिव में जो विशेषण होते हैं, वर्ब जो होती है क्रिया होती है, और जो एडवर्ब होती है उसमें जो है कुछ समथिंग मीनिंग जोड़ करके उनके अर्थ को जो है और अच्छा करते हैं। तो इस प्रकार से एडवर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम रन्स क्विकली। राम रन्स क्विकली। राम रन्स क्विकली। तो यहाँ पे जो रन्स है, यहाँ पे क्विकली जो है एडवर्ब है। वो किस पे किसकी मीनिंग को बदल रहा है? वो रन्स को वर्ब पे इफेक्ट डाल रहा है। जो क्रिया है उसकी मीनिंग को कुछ हद तक मॉडिफाई कर रहा है। तो राम रन्स क्विकली, राम जो है जल्द से जल्द दौड़ता है, क्विकली मतलब तेजी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो वेरी है वो क्या है? एडवर्ब है। तो ये एडजेक्टिव पे जो है अपना इफेक्ट डाल रहा है, और जो एडजेक्टिव की मीनिंग को है उस पर कुछ हद तक मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि एडवर्ब को इटसेल्फ जो है चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रोनाउंस्ड, ही PRONOUN, ही प्रोनाउंस्ड क्वाइट क्लियरली। अब देखिए यहाँ जो ये वर्ब है प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना। ही प्रोनाउंस्ड क्वाइट क्लियरली। तो जो प्रोनाउंस किया गया है उसमें जो है क्वाइट ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से, और उसके साथ साथ इसमें जो है क्लियरली भी ऐड कर दिया गया। तो इसमें एडवर्ब के साथ भी एडवर्ब का जो है एडिशन हुआ है। तो एडवर्ब को जो हम डिफाइन कर सकते हैं कि एडजेक्टिव, वर्ब और इटसेल्फ एडवर्ब में यदि कोई चेंजेस लाने के लिए कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो उसको एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव मेनली किसी भी नाउन को विशेषता बताने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। ये जो फीचर्स हैं, वर्ड्स हैं, ये पर्टिकुलर संज्ञा के जो संज्ञा का अर्थ है उसकी विशेषता को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटोज आर स्वीट। ठीक, जो पोटैटोज हैं वो कैसे हैं? स्वीट है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है? पोटैटो। और जो स्वीट है ये है एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है ओल्ड एवरग्रीन सॉन्ग्स। ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग्स आर मेलोडियस। तो यहाँ पे जो पुराने हिंदी के गाने हैं वो क्या हैं? मेलोडियस हैं। मेलोडियस मीन्स मधुर। तो यहाँ पे हो जाएगा ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग्स, ये क्या हो जाएगा? नाउन। और ये हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब आर, और मेलोडियस मतलब मधुर। तो ये इसका हो जाएगा एडजेक्टिव।
ठीक, तो इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव को समझा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन ठीक, कंजंक्शन मेनली किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से पर्टिकुलर सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। ये किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम बोथ डांस्ड। राम और श्याम दोनों ने नृत्य किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर गोइंग अमृतसर दे वर गोइंग अमृतसर बट ड्यू टू some reason they cancelled the plan वे अमृतसर जा रहे थे परंतु, तो यहाँ पे जो एक पार्ट है सेंटेंस का और दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम किसने किया है? बट ने। तो वे अमृतसर जा रहे थे परंतु कुछ कारणों की वजह से उन्होंने जो है अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार से कंजंक्शन का जो है रोल होता है। नेक्स्ट समझते हैं इंटरजेक्शन कि इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन मेनली हमारी जो है सडन फीलिंग्स को या फिर पेन को जो है एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी किसी विक्ट्री में चीर एक्सप्रेस करना है या प्लेजर या हैप्पीनेस, तो हम कैसे करते हैं? हुर्रे वी वॉन द गेम। सरप्राइज शो करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अलास वाव। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको फील करने के लिए इंटरजेक्शन का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा वो है प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन है वो मेनली नाउन एंड प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं। जैसा कि इससे ऑलरेडी वर्ड से ही एटमोलॉजिकली ये डिफाइन है कि प्रीपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आए उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वर meditating in the garden हम जो है बगीचे में या गार्डन में जो है मेडिटेशन या ध्यान कर रहे थे। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो है इन। ये किसके पहले आया हुआ है? ये है द गार्डन यानी नाउन, इन द गार्डन। सेम टाइम अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं।
अनदर एग्जाम्पल, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर was presenting budget in लोकसभा। तो यहाँ पे लोकसभा जो है वो है नाउन है और इन जो है वो है प्रपोजिशन है। अनदर एग्जाम्पल हो सकता है पीपल गैदर्ड टू लिसन द म्यूजिक ऑफ A.R. रहमान of whom they are fond। People gathered to listen the music of A.R. रहमान of whom they are fond। तो यहाँ पे क्या है कि जो पीपल है वो A.R. रहमान को, अब देखिए यहाँ पे जो ऑफ आया है प्रपोजिशन है, किसके पहले? A.R. रहमान, नाउन, और यहाँ पे जो ऑफ आया है whom के पहले, ये क्या है? प्रोनाउन। तो पीपल गैदर टू लिसन द म्यूजिक ऑफ A.R. रहमान ऑफ whom they are fond। तो किसके वो फॉन्ड हैं, किसको चाहते हैं? तो A.R. रहमान को। तो इस प्रकार से हमने जो है आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को सारांश में समझा और इसको हम आने वाले दिनों में डे बाय डे एक्सप्लेनेशन करते हुए इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझेंगे। जब हम इनका यूज करना सही तरीके से सीख जाएंगे तब हम आगे कदम बढ़ाते हुए टेंस पढ़ेंगे और उसके बाद जो है एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आफ्टर दैट एनालिसिस एंड फाइनली राइटिंग कंपोजिशन। सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, write your comments in the comment section